अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? अच्छा, आज हमने जो है मिसलेनियस एमसीक्यूज करने हैं। तो चैप्टर 15 है, पेज नंबर 875 है। इसमें जो है ना हमारे पास मिनरल्स, विटामिन्स, इस तरह की चीजें भी आएंगी। मैंने आपको पॉइजनिंग में पहले भी बताया था कि पॉइजनिंग में आपके पास टॉक्सिसिटी भी आती है और आपके पास डेफिशिएंसी, मतलब यानी ये तो पॉइजनिंग में विड्रॉल या टॉक्सिसिटी आती है, ज्यादा ज्यादती आती चीजों की। और हमारे पास जो विटामिन्स और मिनरल्स है, इनकी आइदर डेफिशिएंसी के एमसीक्यूज के सिम्टम्स आएंगे या एक्सेसिव हो जाने की वजह से सिम्टम्स आएंगे। तो अब आप लोगों ने ये इसके जो है ना एक आप निकालेंगे नेट से, गूगल करेंगे इमेजेस में जाके डिफरेंट विटामिन्स, मतलब A B C D जितने भी हैं, E के, हमारे पास इनके इनकी डेफिशिएंसीज की वजह से क्या क्या होता है और इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या क्या होता है। इसमें तो कुछ ही एमसीक्यूज हैं जो मैं अभी आपको करा रही हूँ, लेकिन जो हमारा पिछले बैचेस गुजरे हैं वो लोग ऐसे ही करते थे। मैंने भी अपने एग्जाम में ऐसे ही किया था, क्योंकि वरना मिक्स होता है कि डेफिशिएंसी की वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे, टॉक्सिसिटी की वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे। तो एक साथ ही आपको एक टेबुलर फॉर्म में मिल जाता है। और दूसरा ठीक है। ये कि आपके पास जो है पॉइजनिंग में विड्रॉल आता है, जो मैंने आपको कराया था। आप लोगों ने साइकेट्री रिवाइज की थी? साइकेट्री रिवाइज की थी आप लोगों ने? मेरा ख्याल है आप लोग खुद भी स्लो हुए या आपकी टाइमिंग का इशू आ रहा है थोड़ा। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है 875 पेज पे। अच्छा, कि ये समझ आ गई साइकेट्री की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? अब आपने बस उसको रट्टा लगाना है, बस ये है इम्पोर्टेंट। अच्छा, एमसीक्यू है हमारे पास नंबर 1। 56 years old male presented with erythematous, scaly, and postular lesions initially located in the inguinal and the perianal region on thighs, or very few erythematous lesions on the face for 3 weeks. स्किन पे lesions मिल रही हैं, स्केली हैं, postular हैं। आपके जहन में अब कौन से विटामिन की एक्सेसिव या डेफिशिएंसी आ रही है, कौन से मिनरल्स की? आगे चलते हैं। उसको लूज टूल्स भी हैं और एक्सेसिव हेयर फॉल भी है। आपने पढ़ा भी होगा, अक्सर स्किन के लिए और हेयर फॉल के लिए लिखा होता है कि इसके अंदर जिंक डाला हुआ है। तो जिंक हमारे पास जो है ना, ये एक्टोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथी का कराता है। इसमें हमारे पास होता क्या है इस कंडीशन में, कि हमारे पास जिंक डेफिशिएंसी की वजह से पेरी ओरल और एक्रोल पेपिलोस्क्वेमस इरप्शंस हो जाती हैं। एलोपेशिया भी होना शुरू हो जाता है। आप लोग देखिएगा, जो अक्सर जो कुछ स्पेशल शैम्पू होते हैं जिसमें हेयर फॉल रिड्यूस, और उसमें लिखा होता है नीचे कि जिंक इसमें ऐड किया हुआ है उन्होंने। Second MCQ हमारे पास है, alcoholic patient with a history of blue stools for 3 months associated with dark and scaly skin eruptions on neck region. His wife was also told you when that he is now forgetting his way. मतलब उसको क्या है, लूज टूल्स हैं, डार्क स्किन है, स्किन के चेंजेस हैं, और आपके डर्माटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, और तीसरा डी है डिमेंशिया। अच्छा, ये 3 Ds हमें किस चीज में मिलते हैं? ये तो आप लोगों को कॉमनली पता है सबको। हाँ जी, किस में मिलते हैं? पेलाग्रा। पेलाग्रा। किसकी वजह से होती है पेलाग्रा, किसकी डेफिशिएंसी हो जाए? नियासिन। वेरी गुड। इसमें लेकिन ना पास मेडिसिन ने बड़ी मजे का 4D भी ऐड कर दिया है। किसी ने पढ़ा था 4D क्या था? उन्होंने डिमेंशिया डेथ होता है ना, डेथ। डेथ डाला हुआ है उन्होंने, हाँ जी। अच्छा, मतलब इतनी डेंजरस हो जाती है नियासिन डेफिशिएंसी। अच्छा, निकोटीनिक एसिड का हमने क्या पढ़ा था, क्या कराती है? हाँ जी, निकोटीनिक एसिड क्या कराता है, हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में? मैंने आपको बताया भी था, इसका निमोनिक भी कराया था। निदा इज टेस्टिंग शुगर। ये अब आपसे, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया कराती है। और बाकी ड्रग्स कौन सी होती हैं? टेक्रोलिमस और निदा। एन से नियासिन थी। एज आई से नहीं, आई से या टी से टेक्रोलिमस, और जो स्टेरॉइड्स तो थे वो तो दो याद आ रहे हैं। इंटरफेरोन्स थे, बीटा ब्लॉकर। स्टेरॉइड्स थे, हाँ, और थायराइड इंटरफेरॉन्स। डाययूरेटिक्स थे। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सप्लीमेंट्स गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर ग्लूकोजूरिया? अच्छा, ये आपने देखा होगा, आप एडवाइस भी करते हैं अगर कोई मल्टी विटामिन ले रहा हो, आपने उसका यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कराना हो, तो आप उसको बोलते हो कि कौन सी मल्टी विटामिन ले रहे हो, क्योंकि हमारे पास जो विटामिन सी है ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों किस्म के रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, ग्लूकोजूरिया के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉल्स पॉजिटिव देगी, फॉल्स नेगेटिव भी दे सकती है।
और इसका क्या होता है, विटामिन सी की एक्सेसिवनेस क्या कर देती है, मेरे अपने जो है ना बहुत ज्यादा, मेरे अपने मामू बहुत ज्यादा मल्टी वाइटामिन और ये चीजें बहुत ज्यादा लेते थे, उनको किडनी स्टोन्स हो गए थे। तो बहुत ज्यादा उनके, फिर जब वो उस टाइम हम छोटे थे तो वो बताते थे कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेने की वजह से हो गया है। तो विटामिन सी क्या कराता है? ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन। ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, किडनी स्टोन्स कराता है। अच्छा, विटामिन सी की और किसके साथ होती है, किन टैबलेट्स के साथ आप कहते हो कि इसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो इसके साथ इसको दे? आयरन। 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 आयरन टैबलेट। वेरी गुड वेरी गुड, आयरन के साथ दे देते हैं। आयरन की टैबलेट्स किन ड्रग्स के साथ अवॉइड करनी होती है, कौन सी मेडिकेशन बंदा ले रहा हो तो फिर कहते हो आयरन टैबलेट्स अभी नहीं देनी साथ? मैम कैल्शियम भी देना पीपीआई। होता है उसके साथ। एक और ड्रग है थायरॉक्सिन, इसके एमसीक्यू आते हैं, थायरॉक्सिन क्या आते हैं? फोर्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब ये देखो यहाँ पे डेफिशिएंसी की बात हो रही है, कुछ एमसीक्यूज आते हैं एक्सेसिव की बात होती है, जिसमें विटामिन ए के एक्सेस होने की वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे। अब जो अर्लीस्ट साइन है ना, साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, ये तो हम थर्ड ईयर एमबीबीएस में पढ़ा करते थे। सिम्टम्स पेशेंट की सिर्फ वर्बल हिस्ट्री पे होंगे और साइंस आप खुद लुक फॉरवर्ड एज अ क्लिनिशियन फाइंड करोगे ऑन वेरी गुड एग्जामिनेशन। वेरी गुड, सिम्टम्स पेशेंट। खुद बताएगा। अब यहाँ पे वो साइन पूछ रहे हैं, सिम्टम नहीं पूछ रहे, ठीक है। इन एमसीक्यू पे गौर करना है आपने, ये भी सीपीएसपी के जान के कंफ्यूज करने के लिए करती है। अगर आपके पास अर्लीस्ट साइन है तो वो जीरोसिस और ब्लाइंड स्पॉट्स है, ठीक है। और पेशेंट का सिम्टम अर्ली क्या होगा, वो नाइट ब्लाइंडनेस है। तो ये एमसीक्यू दो तरीके से आता है, तो सीपीएसपी की चालाकियों को भी देख के चलना है आपने। फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास है, 26 years old female presented with complaints of yellowish discoloration of her body, more marked on palms। हमें एमसीक्यू इस तरह का आया था, मैं बताती हूँ अभी आपको। palm soles and back but sclera is white, her left teeth are normal but can be the cause। अच्छा, हमारे पास जो जिसमें हमारे पास पूरी स्किन हो जाए, सिर्फ स्क्लेरा वाइट हो जाए, कैरोटीनीमिया होता है। कैरोटीनीमिया की किसके साथ एसोसिएशन होती है? थायराइड में होता है ना ये। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायराइड। ठीक है। अब हमें जो एमसीक्यू आया था ना, अब सीपीएसपी को बहुत पसंद है, वो अंडरलाइन कॉज पूछती है। उन्होंने टिपिकल सिनेरियो बनाया हुआ था, पेशेंट है और वो जो है ना बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इस तरह का सिनेरियो बनाया हुआ था। और ना वो जो है ना उसके बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और पेशेंट जो है ना वो आई है, वो हमारे पास और बहुत ओबीज है, ठीक है। अब वो आई है येलोइशनेस ऑफ स्किन के साथ, तो अब सब लोग उसको हाइपर कैरोटीनीमिया मार्क करके आए थे। अब हाइपर कैरोटीनीमिया किन चीजों में कैरोटीन ज्यादा होता है? कैरेट्स वगैरह में, सब्जियों में ज्यादा होता है। अब जो एक वो जान के बता रहे हैं कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है, वो खाली सब्जियां तो नहीं खाएगी वो बंदी, और जो सब्जियां खाएगा वो तो स्मार्ट होगा, मोटा तो नहीं होगा वो। तो उसकी अंडरलाइन कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म थी, ठीक है। मैंने उसको हाइपोथायरॉयडिज्म किया था, बाकी अक्सर लोग हाइपर कैरोटीनीमिया करके आ गए थे। तो ये सीपीएसपी का फेवरेट है, ये इस तरह जान के मार्क्स रिड्यूस कराने के लिए ना अंडरलाइन कॉज पूछती है। जैसा कि एक एमसीक्यू सूडोकाउट का आता है हीमोक्रोमेटोसिस के साथ, एक जगह वो पूछते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस कंडीशन, जिसमें वो सूडोकाउट होता है। अब एक जगह वो पूछते हैं व्हाट इज द अंडरलाइन कंडीशन दैट लीड्स टू दिस सिचुएशन, उसमें आपके पास हीमोक्रोमेटोसिस होता है। तो आपने सीपीएसपी के एमसीक्यूज बहुत ध्यान से पढ़ने हैं एग्जाम में, अपने 14 तबक रोशन करके बैठने हैं, इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये एक ट्रिक होता है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ एमसीक्यूज का भी पूछ रहे थे, आपके पास जो है ना वो 100 एमसीक्यूज ईच पेपर आता है। पेपर ए और पेपर बी में कोई चॉइस नहीं होती कि आप जो है वो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। हर पेपर में आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। आप लोगों ने ऐसे अटेम्प्ट करने हैं कि आपने टाइम पीरियड बनाना है कि आपने आधे घंटे में ना 25 एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। आपने घड़ी देखना, 8 बजे पेपर शुरू हुआ है तो 25 एमसीक्यू, आगे फिर आपने 1 घंटे में 50 एमसीक्यूज, क्योंकि बीच में आप स्किप भी करते जाते हो, बहुत सारे एमसीक्यूज आप स्किप कर देते हो। इस तरह 2 घंटे में आपने एक बार पूरे 100 एमसीक्यूज रिव्यू कर लिए होंगे, उनमें से जो आपके बच जाएंगे वो मैक्सिमम बचने चाहिए 20 तक, 20 से 25 तक। अब जब आप नेक्स्ट करोगे, जो अभी जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो जब नेक्स्ट उसको करेंगे सॉल्व, तो आपके पास सिर्फ वो एमसीक्यूज आएंगे। अब आप उन पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, अब आपको उसका आंसर मार्क ही करना है, तो फिर आपने उसे 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना उस पर। तो ये छोटे छोटे ट्रिक होते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चंस जो है ना बहुत छोटे नहीं आते, सीपीएस भी बहुत बड़े एमसीक्यूज देती है। अब सिक्स एमसीक्यू हमारे पास एक्सेसिव है उसका ना, विटामिन ए का। इसमें देखो, पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ वेट लॉस, टोटल बॉडी एलोपेशिया। अब देखो, इसके एक्सेसिव होने की वजह से एलोपेशिया हो रहा है, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से एलोपेशिया था, ठीक है। पेनफुल थिक एंड बोन, अर्ली मॉर्निंग हेडेक फॉर 3 months।
patient was using multiple preparations of vitamin supplements for 2 years. Which of the following can be the cause of these symptoms? अब ये विटामिन ए का टिपिकल फीचर हाइपर विटामिनोसिस ए, ठीक है। अब इन्होंने ना छोटे छोटे बहुत विटामिन डी के हाइपर होने की वजह से हाइपर कैल्सीमिया, स्टोन्स भी बन सकते हैं, पोलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, ये सारी होगी। हाइपर विटामिन ई की वजह से जो है ना वो वीकनेस और ब्लीडिंग हो सकती है। हाइपर विटामिन सी की वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन, फ्लैचुलेंस, डायरिया, ऑक्सलेट स्टोन्स। बी6 की वजह से आपके पास सेंसरी न्यूरोपैथी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि बी6 हमारे पास क्या कराती है, वो भी न्यूरोपैथी कराती है, डेफिशिएंसी और इसके एक्सेसिव होने की वजह से भी। अब आपने एक टेबल निकाला है नेट पे, मैंने भी उधर से ही सर्च किया था। पिक्चर आप आराम से निकाल सकते हो, इमेजेस में जाओ और देखो डिफरेंट एक्सेसिव टॉक्सिसिटीज ऑफ डिफरेंट विटामिन, उसका एक टेबल निकालो और एक उसका डेफिशिएंसीज का, फिर उसको प्रिपेयर करो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 7th है। Which of the following parameters will differentiate between anorexia और primary addiction? अब इसको आप मुझे पढ़ाओगे, कौन बताएगा? मैंने आपको कल पढ़ाया है। एडिशन हाँ के जी, अंदर जो है ना, अगर प्राइमरी एडिशन है तो पहली चीज पिगमेंटेशन होगी, फिर हाइपोटेंशन के साथ हाइपोग्लाइसीमिया होगा patient, और ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया भी होगी, ठीक है। और जो एनोरेक्सिया है उसमें टिपिकल हिस्ट्री होगी पेशेंट की, तो वो वेट रिड्यूस करना चाह रहा होगा या जान के, मतलब वो इनटेक उसकी कम होगी। और आपने बताया था कि हाई इंटेलेक्चुअल पेशेंट्स होंगे, हाईली इंटेलेक्चुअल। हाँ जी, वो बचपन में हाई अचीवर्स होंगे स्कूल में, और कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे ही ना एनोरेक्सिया हो। अच्छा, 3 C's और 3 G's आपके पास जो है ना, 3 C's और 3 G's क्या थे एनोरेक्सिया में? हाँ जी, क्या थे 3 C's और 3 G's जो कि एक्सेसिव होते हैं? हाँ कॉर्टिसोल, जी, 3 कोलेस्ट्रोल, कॉर्टिसोल, कैरोटीन। कोलेस्ट्रॉल एंड कैरोटीन। हाँ जी। और और 3 G's जीन्स क्या में होते हैं? ग्लूकोज एंड salivary glands enlargement वेरी एंड गुड। एक और भी था, वन मोर, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। अब देखो, हमें एनोरेक्सिया में भी हाइपोटेंशन मिलेगी, एडिसन्स में भी, ये भी ऑप्शन निकल गया। एमेनोरिया हमने कहा था 3 कंसेक्यूटिव साइकिल इसकी डायग्नोसिस में है एनोरेक्सिया नर्वोसा के। हाइपोकेलीमिया आपको पता है एडिसन्स में हाइपरकेलीमिया होता है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपरकेलीमिया, ये इसका फीचर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो हाइपोकेलीमिया वाला है। एनोरेक्सिया नर्वोसा इनका अच्छा टॉपिक, फेवरेट टॉपिक है सीपीएसपी का भी। 8 MCQ हमारे पास है। 42 years old female with a BMI of 28 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, शी वुड बी क्लासिफाइड एट। अच्छा, अब जो है ना ये मेरे सुपरवाइजर का भी फेवरेट क्वेश्चन था, वो पूछा करते थे कि एशियंस में बीएमआई अब डिफरेंट हो गया ना, मतलब उनमें ज्यादा स्ट्रिक्ट करते हैं कंट्रोल। तो अब आपके पास जो है, वैसे एशियंस का नहीं, ये जनरलाइज दिया हुआ है, तो आपके पास अगर 25 तक है नॉर्मल, 25 से 30 ओवरवेट। ये टॉक्स में भी सिनेरियो आया था ओबेसिटी का, मैं ओबेसिटी के आपको कुछ नोट्स भेजूंगी, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। 35 to 40 आपके पास क्लास 2 ओबेसिटी, क्लास 3 को ही हम मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। अब मॉर्बिड ओबेसिटी पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर एमसीक्यू मॉर्बिड ओबेसिटी का आता है, तो वो क्लास 3 है, 40 से ऊपर है उसमें बीएमआई। ये जो मॉर्बिड ओबेसिटी का था ना, ये टॉक्स में आया था सिनेरियो। 9th एमसीक्यू हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियास? अब मैं आपको जो है ना वो पोर्फायरियास पढ़ा देती हूँ यहीं पे ही। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पाथवे आपने पढ़ना है, मैं आपके साथ ना एक पाथवे भी स्क्रीन शेयर करके करने लगी हूँ। अच्छा, हमारे पास जो है ना पोर्फायरियास का पाथवे किसी ने रिवाइज किया था, मैंने बताया था। हाँ जी, कोई बताएगा? नहीं अच्छा, डॉक्टर अब रोज, मैंने तो नहीं किया ये। अभी खोल लेते हैं इसको डेविडसन से। अच्छा, आप करें स्क्रीन। मैं आपको ना इसका पाथवे की आपके ग्रुप पे एक पिक्चर भेज रही हूँ, ठीक है। ये मॉर्निंग के साथ आपने इसको देख लेना। ये मैं निमोनिक भी आपको नोट डाउन करा रही हूँ, वो लिखते भी जाओ साथ साथ अपने पास। और ये पोर्फायरियास का टॉपिक आपको रिवाइज करने की ऐसे जितनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गई है, ताकि सबको मिल जाए जो क्लास भी नहीं ले रहे। अच्छा, अब इसमें आप लिख के रख, अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल लो साथ साथ। अब इसमें निमोनिक आप याद रख लो, गैप, यूसीपी, जी से ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद बनता है एमाइनो लेवोलेनिक एसिड, ए से गैप में जी ग्लाइसिन और ए से एमाइनो लेवोलेनिक एसिड। तो ये हमारे पास जो है ना वो ए आ गया। फिर गैप में पी आता है, पी से पोर्फोबिलिनोजन,
ठीक है। फिर हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन को निकाल दो आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूसीपी निमोनिक है। यू से यूरोपोर्फिरिनोजन, सी से कोप्रोपोर्फिरिनोजन और पी से प्रोटोपोर्फिरिनोजन। ठीक है। ये तो निमोनिक इसके पाथवे का हो गया, ये जो आपके पास हीम सिंथेसिस का पाथवे है। अब जो आप देखो डायग्नोसिस देखो, जो गैमा एमाइनोलेवलिनिक एसिड से पोर्फोबिलोनिजन तक स्टेप जा रहा है वो डी एमाइनेज कराता है। ठीक है। डी एमाइनेज, गैमा एमाइनोलेवलिनिक एसिड डी एमाइनेज बेसिकली होता है। अब यहाँ पे ये जो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया है ना, वो इस स्टेप पे आके एक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियाज में क्या होता है, पोर्फोबिलिनोजन बढ़ जाती है और गैमा एमाइनोलेवलिनिक एसिड आगे यूरोपोर्फिरिनोजन कम हो जाती है, क्योंकि पाथवे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। और जो हमारे पास पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्ड है वो यूरोपोर्फिरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज पे, जहां पे यूसीपी आना था निमोनिक आपके पास, यू से पी, तो यूरोपोर्फिरिनोजन बढ़ जाएंगे, कोप्रोपोर्फिरिनोजन कम हो जाएंगे। पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्ड है। नीचे आपको स्टेप पे दिखाए हुए हेरिडिटरी और वेरीगेट। अब हमारे पास वेरीगेट और हेरिडिटरी का क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ आप एमसीक्यूज में संजय शर्मा में एक एमसीक्यू दिया हुआ है जिसमें आप पहचानते हो, वेरीगेट में प्रोटोपोर्फिरिनोजन कम होता है। ठीक है। हेरिडिटरी में क्या होगा, कोप्रोपोर्फिरिनोजन कम होगा, प्रोटोपोर्फिरिनोजन बढ़ा हुआ होगा। इसकी बेस पे डिफरेंशिएट करोगे। अब जो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियाज होते हैं, इसमें आपके पास क्या सिम्टम्स होते हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स। ये मैं आपके पास ना ग्रुप पे शेयर की है पिक्चर, आप उधर से देख सकते हो। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स में अब आपके पास क्या हो सकते हैं, जब मैं अपने शॉर्ट केस लॉन्ग केस की तैयारी कर रही थी ना, तो मैं अपने पास जो पेशेंट आते थे वीकनेस के साथ, तो मैंने एक डीडी में एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया भी रखा हुआ था, और मेरा लॉन्ग केस में केस आया था, और इस पे मेरे जो एग्जामिनर्स थे बहुत खुश हुए थे। मैंने जब एक एक डीडी रूल आउट की ना, तो फिर उन्होंने मुझे कहा था बाद में कि हमने आपको पास किया, शॉर्ट केस आपके कैसे हुए, लॉन्ग केस में आप पास। तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियाज में जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो सकता है, जिसमें वीकनेस भी हो सकती है, जिसमें न्यूरोपैथी भी हो सकती है, और साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। अब जो पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्ड है, इसमें स्किन सिम्टम्स होते हैं, स्किन ब्लिस्टरिंग होती है। एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियाज में नहीं होती स्किन ब्लिस्टरिंग। ठीक है। ये आपके पास मेन डिफरेंस होता है इन दोनों का। अब वो पूछ रहे हैं 9th एमसीक्यू में, वापस अपने एमसीक्यू की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियाज। अब देखो इसमें आपके पास फोटो सेंसिटिविटी, इसमें स्किन सिम्टम्स नहीं होते हैं। और हाइपोनेट्रीमिया ड्यूरिंग अटैक्स, पेशेंट को जब होते हैं ना एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरियाज के अटैक्स, एब्डोमिनल पेन होते हैं पेशेंट को बहुत ज्यादा, तो इसमें आपके पास जो है ना पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया भी होता है। आप हीम की बोतल, हीमाटिन बोतल लगाते हो, पेशेंट को शुगरी फूड देते हो, तो फिर वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। मेरा जो पेसेस में लॉन्ग केस आया था, उसमें मेरे पास यही आया था, उसको पेशेंट को था हेरिडिटरी जो है ना वो हीम एंजियोमा, उसकी डीडी में भी एआईपी आता है, उसमें भी रिकरेंट एब्डोमिनल पेन्स होते हैं। 10th एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल डिफरेंशिएट बिटवीन मार्फन सिंड्रोम एंड होमोसिस्टिन्यूरिया। अच्छा, मार्फन सिंड्रोम और होमोसिस्टिन्यूरिया का टेबल जो बहुत अच्छा बना हुआ है ना 5-6 डिफरेंसेस का, वो आपको मिलेगा ऑक्सफोर्ड हैंडबुक से। ठीक है। पिछले बैच ने शेयर किया था, डॉक्टर सादिया आप पिछले बैच में थी, या आप देख सकती हैं उधर से, डॉक्टर कुरत भी पिछले बैच में थी। वो किसी ने पिक्चर शेयर कर दी थी उधर से ही ना, मैंने ऑक्सफोर्ड वाला कहा था तो उन्होंने शेयर कर दी थी। अगर आपके पास हैंडबुक है तो आप रिवाइज करोगे जब, तो प्लीज शेयर कर देना। दो मोटे मोटे डिफरेंसेस मैं भी आपको बता रही हूँ कि मार्फन सिंड्रोम में आपके पास क्या होता है, अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ लेंस होती है, होमोसिस्टिन यूरिया में डाउनवर्ड डिसलोकेशन ऑफ लेंस होती है। मार्फन में आपके पास जो है ना वो मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती, होमोसिस्टिन यूरिया में मेंटल रिटार्डेशन होती है। होमोसिस्टिन यूरिया में आपके पास जो है ना तीसरा फीचर जो होता है वो हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है। ये तीन चीजें आपको जो है ना डिफरेंशिएट करती हैं, बाकी उसने जो है ना और ज्यादा लिखी है मैं ऑक्सफोर्ड में। 11th MCQ हमारे पास है, 55 years old patient presented with complaints of pain in left shoulder for 3 months. Examination पे limited range of movements on active and passive movements. There is no obvious deformity. आपने याद रखना है जब एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे, फ्रोजन शोल्डर होता है, एक्टिव कैप्सुलाइटिस। कोई बताएगा कि क्या होता है ये एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स क्या होती हैं? हाँ जी, कोई बताएगा? ऐसे मूवमेंट जो पेशेंट खुद अपनी अपनी रेंज में कर सके, लेकिन एक्टिवली जो हम उसे फोर्सफुली करवाएंगे, उसे कमांड देके और या पकड़ के करवाएंगे, इज इट सो? एक्टिव मूवमेंट आपके पास, पैसिव जो है ना वो आपके पास, एक्टिव जो है पेशेंट वो खुद कर रहा है। ठीक है। पैसिव अच्छा जो है ठीक है। पैसिव जो है वो आप उसे पकड़ के जो है ना खुद हेल्प से, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव हेल्प उसे चाहिए आपको। ठीक है। तो आपके पास जो है ना यहाँ पे ये फ्रोजन शोल्डर का फीचर होता है कि एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स दोनों अफेक्टेड हो जाती है।
12 MCQ हमारे पास जो है ना, वो फार्मर फ्रॉम द पंजाब विलेज brought to the emergency in a summer season which was found unconscious. समर सीजन में हमारे पास जो सिनेरियो आता है ना, वो एक ही होता है। टिपिकल जो है ना, हीट स्ट्रोक का पूछना चाहते हैं वो। और हमारे पास ही वाज ऑलरेडी इन द मॉर्निंग, अब उसको क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कोई क्लिनिकल साइंस नहीं है, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक के मैंने आपको कुछ नोट्स भेजने हैं, ठीक है, उधर से आपने प्रिपेयर कर लेना है। हीट स्ट्रोक का क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह करते हो। इसका जो नेक्स्ट मेथड में पूछा हुआ हीट स्ट्रोक का, आपने पेशेंट को बेस्ट कूलिंग इफेक्ट आपने कोल्ड वाटर में फौरी डालना है। पिछले दिनों जब मैं निश्चित में काम करी थी, पेशेंट हमारे पास पुलिस मैन आया था हीट स्ट्रोक के साथ, लेकिन वो एक्सपायर कर गया था। इसमें आपके पास क्या होता है, डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं, इवेपोरेटिव मेथड भी है, चिल्ड इंट्रावेनस फ्लूइड्स भी हैं। इसके मैं आपको नोट्स भेजूंगी। 14 MCQ हमारे पास है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ विच एंटीसाइकोटिक। कल ही हमने पढ़ा था, क्लोजापिन का साइड इफेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 15, टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया इज एसोसिएटेड विद। ये हमारे पास आया था IMM के लेवल पे कि डाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी। अब नीचे जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमियाज है। हाइपरलिपिडीमियाज की 5 क्लासिफिकेशन है, आपने याद रखना है। टाइप 2 की फर्दर 2 टाइप्स हैं, 2A 2B। जो टाइप 1 है ना, उसमें आपने याद रखना है काइलोमाइक्रोन ज्यादा होते हैं। हम अपनी लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग में क्यों करवाते हैं पेशेंट की, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि खाने के बाद ना काइलोमाइक्रोन्स रिलीज होते हैं। काइलोमाइक्रोन्स के अंदर क्या होता है, ट्राइग्लाइसराइड्स। ट्राइग्लाइसराइड्स आपके पास फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं खाने के फौरी बाद। तो इस वजह से आप ना फास्टिंग कराते हो, सिर्फ ट्राइग्लाइसराइड्स की वजह से। तो अब टाइप 1 जो है वो हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया है। तो काइलोमाइक्रोन्स का मतलब क्या है, हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया। तो आपके पास जो ट्राइग्लाइसराइड्स की वजह से होता है वो लाइपीमा रेटिनालिस हो सकता है, इरप्टिव जिंक स्किन एराथोमास मिलेंगे, ठीक है, और जेंथोमास। आपने याद रखना है, जो ट्राइग्लाइसराइड जब ज्यादा मिलेंगे तो उसमें आपके पास इरप्टिव स्किन जेंथोमास मिलेंगे। आप इसको रट्टा लगा लो कि टाइप 1 जो है वो हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया, काइलोमाइक्रोन्स। टाइप 2 की फर्दर 2 टाइप्स हैं, 2A 2B। जो 2A है ना, वो है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। इसके MCQ भी पसंद है इनको। इसमें आपने याद रखना है कि इसमें आपके पास टेंडन जेंथोमास बनते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रोल ज्यादा है, कोलेस्ट्रोल में टेंडन जेंथोमास बनेंगे। टाइप 2B में कंबाइंड हाइपरलिपिडीमियाज होंगे। टाइप 3 को हम बोलते हैं रेमिनेंट हाइपरलिपिडीमिया भी बोलते हैं इसको हम। इसको काफी इसके नाम है टाइप 3 के। टाइप 3 में आपने याद रखना है दोनों होते हैं, कोलेस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ होता है, ट्राइग्लाइसराइड्स भी। तो इसमें आपके पास ट्यूबुलो इरप्टिव तो मिलेंगे मिलेंगे, पाल्मर जेंथोमास एडिशनल हो जाते हैं, ठीक है। टाइप 4 और टाइप 5 की एसोसिएशन डायबिटीज और हाइपरटेंशन के साथ होती है। और इसमें आपके पास टाइप 4 में प्योर, जैसे टाइप 1 में ट्राइग्लाइसराइड्स बने हुए हैं, टाइप 4 में कहती थी टाइप 1 और टाइप 4 बहने हैं एक तरह से। इसमें भी आपके पास ट्राइग्लाइसराइड्स पड़े हुए मिलेंगे आपको। नेक्स्ट MCQ हम आ जाते हैं 16 MCQ की तरफ। ये आपको आनी चाहिए, फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। 16 MCQ है, 32 years old male presented with complaints of erectile dysfunction, difficult to achieve orgasm for 2 months. Paroxetine for depression, what should be done? इसमें अब 2 ट्रीटमेंट होते हैं। SSRIs ना ये कराती हैं, SSRIs का साइड इफेक्ट होता है। अब पेशेंट जो है वो डिप्रेशन के लिए प्रोक्सिटीन ले रहा था, SSRI ले रहा था। अब इसमें आपने 3 काम करने होते हैं, या तो आप SSRI को चेंज कर देते हो, या फिर पेशेंट को आप सिल्डेनाफिल ऐड कर देते हो, या फिर आप उसमें एडजंक्टिव बिप्रोपियन दे देते हो। बिप्रोपियन का रोल स्मोकिंग में भी होता है, स्मोकिंग सेसेशन में। लेकिन इसका SSRIs इंड्यूस में, इसमें CMDT ने 3 चीजें लिखी हुई हैं। SSRIs को चेंज कर दो, या फिर आप उसमें जो है ना चेंज कर सकते हो, या फिर आप जो है ना SSRIs पेशेंट अगर कॉन्टिन्यूअस दे रहा है तो एकदम से आप नहीं छुड़वा सकते उसको। तो फिर आप ये काम ना करो कि फौरी उसको चेंज करा के सिटेलोप्राम की तरफ ले जाओ, या इस तरह फौरी काम नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें यही होगा कि या तो आप उसमें सिल्डेनाफिल ऐड कर दो, या फिर आप उसमें बिप्रोपिन। तो इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे पास बिप्रोपिन का दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन है, ये विजडम में MCQ आता है, उन्होंने इनकरेक्ट आंसर लिखा हुआ है विजडम में, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है। तो फौरी फौरी हम SSRIs को चेंज नहीं करते, क्योंकि SSRIs की टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, तो आपको टैपरिंग करनी पड़ती है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन ये पास पेपर का है मेरे ख्याल पे, तो इसका पूछना था। एक मतलब उसमें उसमें मेटाजिपाइन भी डायबिटीज तो का ऐड भी करते हैं आता ना? है, डायबिटीज का भी। सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा, उसमें हमें एक MCQ इससे डायबिटीज का भी आता है। डायबिटीज में वो कहते हैं कि नहीं नहीं डायबिटीज में भी मैम, चलता है। यही BCQ है। और जो है उसमें हम मतलब काफी फार्मेसी में लिखा भी हुआ है कि मेटाजिपाइन ऐड करें आप, मतलब नहीं रिप्लेस नहीं, करें।
नहीं 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 नहीं, ये एमसीक्यू बहुत डिस्कस किया था हमने, फिर उसमें वो नेट पे भी आप सीएमडीटी खोलो, सीएमडीटी में एसएसआरआईज लिखो, आपके पास ये टॉपिक आ जाएगा पूरा, एक एक टॉपिक आता है एसएसआरआई, सर्च करते करते ये भी आता है, उसमें उसने ऑप्शन दिए। मैं अगर कर सकी तो मैं सर्च करके आपको भेज दूंगी। हाँ, क्योंकि वो मतलब काफी ये पास पेपर का क्या है बीसीक्यू है। डॉक्टर रोज? हाँ हाँ, नहीं ये गलत करते थे जो सारे करते थे ना पहले, तो वो फिर आप डेटा साइंस, हाँ। ठीक है, नहीं यही तो आंसर। ये देंगे या ये देंगे, ठीक है। हाँ, या बुप्रोपिन या सिल्डेनाफिल। हम्म। 17 MCQ हमारे पास है। A patient from a village background took some antibiotics from a quack for suspected typhoid. Presented with gum bleeding. CBC पे pancytopenia with absent retics count. Which antibiotic? ये मैंने आपको pancytopenia की ड्रग्स पढ़ाई थी निमोनिक के साथ, कौन बताएगा वो? निमोनिक मैंने बताया था कि डायबिटिक पेशेंट है, सल्फोनाइलूरिया ले रहा है, एपिलेप्सी है उसको, फिर उसको जो है ना वो तो सीजर्स पड़ रहे थे, कार्बामेजेपिन हाँ ली जी। उसने, ये सारा निमोनिक था, और हमने एंटीबायोटिक, उसको कोई सोर थ्रोट हुआ जिसकी वजह से उसने क्लोरम पानी को ली, यहाँ पे उसको पैनसाइटोपिनिया की हमने डीडीज में इस तरह बनाई थी, ड्रग्स कॉजेस। ड्रग्स अच्छा, तो मैम पेनसेटोपिन है, क्लोरामफेनिकोल है, एजाथाइप्रिन है, मिथोट्रिजेट है, और जो हाँ जी, हमने वो निमोनिक इस तरह बनाया था ना ड्रग्स का, कि वो सल्फोनाइलूरिया भी कराती है एपिलेप्टिक पेशेंट को, जो एपिलेप्टिक, हमने निमोनिक बनाया था कि एपिलेप्टिक है तो कार्बामेजेपिन ले रहा है, कार्बामेजेपिन भी कराती है पैनसाइटोपिनिया, वो निमोनिक मैंने आपको फार्मा में कराया था। अच्छा, 18 MCQ, 28 years old IV drug abuser complains of right shoulder pain with fever off and on. Intractable acres है, shoulder joint pain है with full range of motion at right shoulder, but should be the next best management step. IV drug abuser है patient, ठीक है, तो आपके जहन में क्या क्या आ रहा है इसमें? पेशेंट को हिकअप्स भी हैं, तो इसका मतलब है इरिटेशन तो डायफ्राम में हो रही है, तो फिर आईवी डायफ्रागमेटिक ड्रग इरिटेशन अब्यूजर के है लिए मैम, तो इसमें हम HIV सस्पेक्ट कर सकते हैं, और उसमें ना HIV सस्पेक्ट कर सकते हो, एब्सेस फॉर्मेशन सस्पेक्ट कर सकते हो, तो एब्सेस, यहाँ पे दो चीजें अंडरलाइन हैं, तो उसको राइट शोल्डर PCP, में पेन है, और साथ में मतलब उसे हिकअप्स होती है डायफ्रागमेटिक इरिटेशन की वजह से होती हैं, CP1। तो यहाँ पे इसका मतलब है इसको कोई सबफ्रेनिक एब्सेस होगी, तो इसलिए आपने सीटी एब्डोमेन और चेस्ट कराना है। 19 ठीक है। MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी कैंसर कॉजिंग ब्रेन मेट्स। मैंने आपको बताया था कि हमें IMM टॉक्स में आया था, मेट्स रिंग एनहांसिंग लेजेंड्स पड़ी हुई थी ब्रेन सिटी में, तो वो पूछ रहे थे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसमें, तो फिर हम मतलब लंग बता रहे थे कि लंग ब्रेन मेट सबसे कॉमनली करती है। थ्योरी आपको जो है ना टोक्स में कहते हैं, जिसका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है ना वो टोक्स में फेल नहीं होता। 20 MCQ हमारे पास है। 65 years old smoker presented with complaints of tingling sensation in right arm associated with weakness of the right arm for 3 months. अब देखो, वीकनेस भी है, टिंगलिंग सेंसेशन भी है राइट आर्म में। अब वेस्टिंग ऑफ द स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड और कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपल है, तो आपके जहन में हॉर्नर आ गया, ठीक है, और हॉर्नर के साथ ब्रेकियल प्लेक्सस का इन्वॉल्व हो जाना, इसका मतलब है पैनकोस ट्यूमर है उधर पे, जो कि कंप्रेस कर रहा है। अभी आप जब क्लिनिकल केसेस की तैयारी करने जाओगे तो आप वो टोसिस विद कॉन्स्ट्रक्टेड पीपल के लिए भी वो बनाओगे, कॉन्स्ट्रक्टेड विद टोसिस विद डायलेटेड पीपल का भी बनाओगे। तो जब हम स्कीम करते थे ना टोसिस विद कॉन्स्ट्रक्टेड पीपल हॉर्नर सिंड्रोम, तो हम लंग पल्मो वार्ड जाया करते थे, हॉर्नर सिंड्रोम के बहुत सारे केसेस मिलते थे पैनकोस ट्यूमर की वजह से। 21 MCQ, which of the following features is present in a patient with cocaine withdrawal? मैंने आपको बताया था कोकेन विड्रॉल बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कि आपके पास सारी बहुत इरिटेशन शुरू हो जाती है पेशेंट को। अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, इसमें पेशेंट को जो है ना ये हाइपरटेंशन, हाइपरपेरेक्सिया, ये सारी चीजें इसके साथ हो सकती हैं, लेकिन जो इसमें आपके पास जो है वो सबसे कॉमनली जो है वो टेक्टाइल हेलुसिनेशन जिसका पीछे बोलते हैं। और कोकेन विड्रॉल कितने अरसे बाद आना शुरू होता है? मैंने कल भी आपको असाइनमेंट दी थी कि बेंजोडाइजेपिन विड्रॉल, अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, अब ये आपकी असाइनमेंट है, आप खुद देखोगे, ठीक है। डायजेपिन का जो विड्रॉल है ना वो 3 हफ्ते से पहले नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जो एल्कोहल और कोकेन का विड्रॉल है वो इमीडिएटली आता है। हाँ, वो फौरी आ जाएगा, ठीक है, तो इसी बेस पे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हो, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स जो है ना सबके तकरीबन सेम ही होते हैं। जी। 22nd MCQ, which of the following can be used to differentiate between benign paroxysmal positional vertigo? मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ था कि बीपीपी के डायग्नोसिस में डी बनता है डायग्नोसिस में, और डायग्नोसिस में डिक्स हेल्पाइक मैन्यूवर है, तो इसके डायग्नोसिस में डिक्स हेल्पाइक मैन्यूवर और ट्रीटमेंट में एप्ले मैन्यूवर, ठीक है, तो इसको आपने यूं ही रट्टा लगा लेना है।
23 MCQ जो कि हमें भी एग्जाम में आया था। 45 years old अल्कोहलिक पेशेंट है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का डायग्नोसिस था, विजुअल लॉस के साथ आया है, पैचेस मिल रहे हैं, वाइट पैचेस ऑन द रेटिना। ये जो है ना पर्शर्स रेटिनोपैथी है, जो कि आपके पास होती है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के साथ। 24th MCQ, a patient presented with shock in emergency. A decision is made to insert Swan-Ganz catheter to measure the cause of shock. Which of the following is not measured directly by this catheter? मैंने आपको कार्डियो में कार्डियक कैथेटराइजेशन पढ़ाई थी। मुझे कोई बता सकता है कि मैंने आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर किसके इक्विवेलेंट बताया था? कौन बताएगा? मैंने आपको संजय दोबारा शर्मा बोलिए, से कट रही थी, दोबारा बोलिए। लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है? ये मैंने राइट आपको एट्रियम। पल्मोनरी अपने पास लिख के रखो, इसको मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि आप लोग क्यों नहीं रिवाइज कर रहे चीजें। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज इक्वल टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ये मैंने आपको कार्डियक कैथेटराइजेशन पढ़ाई थी, ठीक है। अब पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर हमारे पास होता है किस चीज का? लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर होता है। और ये किसके इक्वल होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल होता है, सही है। अब हमारे पास होता क्या है कि आपके पास जो है वो आप जब मेजर करते हो स्वान-गेन्स कैथीटर से, तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मतलब डायरेक्ट मेजर करते हो लेफ्ट एट्रियम, तो इनडायरेक्टली आप क्या चीज मेजर कर रहे हो? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर हुआ है किसके इक्वल? लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर है उसके इक्वल है। तो इनडायरेक्टली आपने लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर मेजर किया, डायरेक्टली नहीं मेजर किया। तो स्वान-गेन्स कैथीटर से बाकी चीजें आप डायरेक्टली मेजर कर रहे हो, लेकिन आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको कार्डियक कैथेटराइजेशन पढ़ाई थी। मैंने आपको किस उसमें पेरिकार्डाइटिस, कौन सी टाइप ऑफ पेरिकार्डाइटिस में बताया था कि आपके पास सारे डायस्टोलिक प्रेशर्स बराबर हो जाते हैं। सही है, मैंने आपको बताया था ये एमसीक्यू भी आता होता है कि कॉन्सेक्टिव पेरिकार्डाइटिस में अगर डायस्टोलिक प्रेशर बराबर हो गए हैं, ठीक है, तो राइट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर और राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर ये बराबर हो जाएंगे। अब हमें पता था जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर है वो किसके इक्वल है? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या है? एट्रिया का सिस्टली का प्रेशर है। तो इनडायरेक्टली एट्रिया के डायस्टोलिक नहीं, एट्रिया के सिस्टली वाला प्रेशर बराबर हो रहा है उसके, लेकिन आपके पास वेंट्रिकल्स की डायस्टोलिक प्रेशर बराबर हो रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन जो है ना, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इस तरह। अच्छा 25 एमसीक्यू हमारे पास है। It was 56 years old female with a history of breast cancer, sudden onset of bilateral lower limb weakness. आपको पता है टिपिकल इसके मेट्स का है, एमआरआई स्पाइन कराओगे आप फॉरी। ये तो एमसीक्यू आता भी होता है बहुत कॉमनली और प्रैक्टिस में भी आप देखते हो। 26 MCQ है, which of the following is the most common paraneoplastic endocrine system associated with malignancy? आपके पास जो है ना वो हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी बहुत कॉमन टॉपिक है, जिसकी मैनेजमेंट में भी आपको ईआर में करनी पड़ती है। फौरी फौरी आप उसको पेशेंट को हाइड्रेट करते हो। हाइपरकैल्सीमिया के साथ होता है, अगर उससे नहीं आ रहा तो आईवी बिस्फोस्फोनेट से, तो पेमिड्रोनेट वगैरह। तो मोस्ट कॉमन हाइपरकैल्सीमिया होता है। लास्ट एमसीक्यू आज का हमारा है, इसमें पिक्चर में नहीं था तो मैंने इधर बंद कर दी स्लाइड। 49 years old male is diagnosed with a new diagnosis of essential हाइपरटेंशन। पेशेंट की एज क्या है? 55 से कम है, 49। असेंशियल हाइपरटेंशन है, कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? ये तो आप मुझे पढ़ाओगे। क्या देंगे 55 से कम पे? क्या देते हैं? 55 से हाँ, कम हो तो मैम एसी इनहिबिटर दे देना। वेरी गुड, एस इनहिबिटर्स या एआरबीज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेमिप्रिलांसल है। अच्छा पेशेंट अगर अफ्रीकन कैरिबियन ओरिजिन का है, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर थायराइड पेशेंट देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे पहले। अगर पेशेंट अफ्रीको कैरिबियन ओरिजिन का और डायबिटिक है, फिर क्या करोगे? एसी इनहिबिटर में। दोनों, एस प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोनों, ठीक है। ये एक कंफ्यूजिंग एमसीक्यू होता है। ठीक है। अच्छा क्लियर, यहाँ तक कोई किसी का सवाल हो? कल इंशाल्लाह मेरी थोड़ी सी, मैं अपनी तबीयत बेहतर होने का, मेरी ना वॉइस बीच में खराब होती है, तो इसलिए एसिड बेस बैलेंस में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ ज्यादा। तो कल क्या है? थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे
अगर मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया तो फिर हम एसिड बेस बैलेंस करेंगे, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस मैंने पिछले बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती। 20 एमसीक्यूज करके हम उसके करेंगे, 43 एमसीक्यूज हैं उसके टोटल। तो कल इंशाल्लाह हम वो करेंगे। फिर हमारे पास जो है ना, फिर हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हो सकता है कि दिसंबर के मिड से मैं आपकी टाइमिंग थोड़ी चेंज करूँ, वो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलें, फिर क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम होगी। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।